अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इंसदाद बदनवानी के हवाले से आलमी दिन जो है वो मनाया गया और मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी शिरकत की। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के इस दिन की मुनासबत के हवाले से जो ऐवान सदर में तकरीब थी, उसमें जो उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि अब हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है। नाज़रीन, ये बयान चेयरमैन नैब की जानिब से दूसरी मरतबा जो है वो दिया गया है और मैंने ये मेरे पास दूसरा मोबाइल मेरे सामने है, मैंने गूगल करके जो नैब का कानून है वो निकाला है और मैंने उसे पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है नैब के लॉ के अंदर, ऐसा कौन सा सब सेक्शन है जिसके तहत नैब जो है वो काम करता है और जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो उसके बाद नैब जो है अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है, करप्शन की तहकीकात शुरू कर देता है और फिर दोबारा से कब हवाओं का रुख तब्दील हो और नैब जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहकीकात शुरू कर दे, हुकूमती वज़रा के खिलाफ। लेकिन ये तमाम लॉ जो है वो खंगालने के बाद मुझे ऐसा कोई आर्टिकल या सब सेक्शन नहीं मिला, क्योंकि जहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है या जो नैब को लॉ को मैंने आज देखा है, इसमें तो करप्शन के खात्मे के हवाले से बात की गई है, मुल्क से करप्शन के खात्मे के हवाले से बात की गई है, लेकिन हवाओं का रुख तब्दील होने पर हुकूमत या अपोजिशन की जानिब जो है वो करप्शन का रुख या तहकीकात का रुख मोड़ देना, मुझे इस पूरे नैब लॉ के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन या आर्टिकल नहीं मिला। तो नाजरीन, आज चेयरमैन नैब ने जब ऐवान सदर में ये तकरीब मुनक्कद की गई एंटी करप्शन डे के हवाले से, वर्ल्ड एंटी करप्शन डे के हवाले से, तो इसमें चेयरमैन नैब ने भी खिताब किया और इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात करते हैं कि हम बीआरटी की तहकीकात नहीं कर रहे हैं या मालम जब्बा के हवाले से तहकीकात जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारा जो एहतसाब है ये यकतरफा है और सिर्फ अपोजिशन को जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप चीज़ों को उसी अंदाज से लेकर चलेंगे तो इल्ज़ाम भी लगेंगे, लोग सवाल भी उठाएंगे। और आज आपने जो बात की, दूसरी मरतबा ये बात की कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और आपने ये कहा, चेयरमैन नैब साहब ने ये कहा कि जो बीआरटी का मंसूबा है और जो मालम जब्बा का जो स्कैंडल है उसके ऊपर एक्शन तैयार हो चुका है, उस पर रेफरेंस जो है वो तैयार किया जा चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त इन दोनों मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पर बीआरटी के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है, हुक्म इम्तना दे रखा है, तो लिहाजा इसलिए हम इस मामले पर जो है वो रेफरेंस दायर नहीं कर रहे हैं और अपना एक्शन जो है वो डिले करके बैठे हैं या उसको मौखर करके बैठे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर चेयरमैन नैब से कि इस तकरीर के बाद सवाल पैदा होता है। एक तो उन्होंने ऐवान सदर में जाकर ये तकरीर की और एक वर्ल्ड डे के ऊपर, जब वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, तो इस पर जिस तरह की तकरीर चेयरमैन नैब की जानिब से की गई, उससे ये लगा कि शायद ये चेयरमैन नैब का खिताब नहीं है। ऐसे दिन के मौके के ऊपर उन्हें एक ऐसे इदारे के जो पूरे मुल्क के अंदर करप्शन के खात्मे का जिसके पास मैंडेट है, उसका बयान जो है वो इस तरह से होना चाहिए था कि जिससे कोई सियासी तासुर ना मिलता। और ऐवान सदर के अंदर ठहर कर जहाँ पर हुकूमती वज़रा भी मौजूद थे, हुकूमती मुशीरान भी मौजूद थे, मुआवने ख़ुसूसी भी मौजूद थे, सदर मुमलिकत भी वहाँ पर मौजूद थे, और आप वहाँ पर जाकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और जो बीआरटी है या फिर मालम जब्बा है इसके ऊपर रेफरेंस तैयार हो चुके हैं। तो इससे ये लगा, इस किस्म का तासुर सामने आया कि शायद कोई हुकूमत के ऊपर दबाव डालना या ब्लैकमेलिंग करना, कोई इस किस्म का तासुर जो है वो सामने आया कि चेयरमैन नैब को इस किस्म की जो है अपने इस स्टेटमेंट के जरिए हुकूमत को मैसेज दे रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो आप नाज़रीन सुन चुके होंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो यही है कि आखिर इस एक ऐसे मौके के ऊपर इस तरह का बयान, जहां हुकूमती वज़रा या सदर मुमलिकत मौजूद है, तो इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत क्या थी? फिर लॉ के अंदर ऐसी कौन सी गुंजाइश है कि आपने एहतसाब तो करना है बिला इम्तियाज, और किसी के साथ जो है वो आपने इम्तियाजी सलूक नहीं बरतना, आपने गैर जानिबदाराना जो है वो एहतसाब करना है। और आपने अपनी तकरीर में इस बात को खुद एडमिट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कभी नैब के ऊपर दबाव डालने की जो दबाव नहीं डाला और कभी किसी की के हवाले से फेवर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं कहा। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जब आपके पास कुली तौर पर अब मैंडेट है और हुकूमत की जानिब से कोई दबाव आप पर नहीं है, तो फिर इस किस्म का बयान देना, और वो भी ऐवान सदर में जहाँ पर हुकूमती वज़रा आप पर आपके साथ बैठे हैं, आपके पास फोरम तो हमेशा से मौजूद है, आप इस किस्म का बयान किसी और फोरम के ऊपर भी दे सकते हैं, आप अपना नैब अपना एलामिया जारी करके भी इस किस्म का बयान दे सकते हैं। लेकिन
ऐवान सदर के अंदर बैठकर, जहां हुकूमती वुज़रा एज ए स्टेट गेस्ट वहां पर बैठे हैं, सदर मुमलिकत बैठे हैं और आप इस किस्म का बयान दे रहे हैं, तो इससे तासुर यही आया कि हुकूमती वुज़रा को और हुकूमत को जो है जैसे उस पर दबाव डालने के लिए, उसे ब्लैक मेलिंग करने के लिए या हरासा करने के लिए, ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ अगर दुरुस्त नहीं है तो हरासा करने के लिए जो है वो इस किस्म का स्टेटमेंट दिया गया है। और अगर चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट से हटकर हम नैब की ओवरऑल कारकर्दगी को देखते हैं, तो तकरीबन कोई 2 साल, सवा 2 साल हो चुके हैं मौजूदा चेयरमैन नैब को ओहदा संभाले हुए। हमने पूरा एक पोस्टमार्टम करके आपको बताया था कि जिन लोगों के खिलाफ इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए हैं, उनमें से किसी से भी कोई अब आज तक जो है वो नैब रिकवरी नहीं कर सका। और आप गौर करने की बात यह है कि ये जो मलिक रियाज से एनसीए के जरिए पैसे पाकिस्तान में वापस आए, और बदकिस्मती से वो पैसे मलिक रियाज को इस तरह वापस कर दिए गए कि जो उसने सुप्रीम कोर्ट को पैसे देने थे वो मलिक रियाज को पकड़ा दिया गया कि ये 28 अरब भी आप अपने सुप्रीम कोर्ट के पैसों में एडजस्ट करवा लें। ये एक बदकिस्मती कहें तो इस पर भी ये क्रेडिट लेते हैं चेयरमैन नैब के, वो पैसा भी जो है वो नैब की वजह से वापस आया है। नैब की वजह से वापस आया था तो वो पैसा नेशनल एक्सचेकर में आना चाहिए था, जिसकी वजह से भी वापस आया है। और वो पैसा जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुफलिस लोग हैं, जो नादार लोग हैं, उन पर खर्च होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो पैसा जो कर्ज मलिक रियाज ने देना है उसके पैसों में एडजस्ट हो जाता। फिर वो वो बात करते हैं कि अभी हुक्म इम्तना है सुप्रीम कोर्ट से और बीआरटी के ऊपर रेफरेंस से दायर नहीं कर रहे हैं। तो चेयरमैन नैब तो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी अक्सर और बेशतर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मुलाकात होती भी है, और कभी मुलाकात करनी हो तो वक्त भी ले लिया जाता है क्योंकि रास्ते में भी रहते हैं। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर रास्ते में हाइल हो रहा है तो आप जा सकते हैं जस्टिस गुलजार अहमद के पास, चीफ जस्टिस आसिफ कोसा के पास, उनसे कह सकते हैं कि देखें हमने ये इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी है हुकूमती वुज़रा की, तो आप इसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो मुकदमा है आप लगा दें, या अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे दें, जो एक तरीकाकार है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक इन मुकदमात में कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त नैब की जानिब से नहीं दी गई। तो आज का जो स्टेटमेंट है उसे एक सियासी स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता जो चेयरमैन नैब ने आज ऐवान सदर में वर्ल्ड एंटी करप्शन डे के ऊपर की है। इसके अलावा नाज़रीन आपको यह भी बता देते हैं कि जो मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने का मामला है और उसका पासपोर्ट वापस करने का मामला है, इस पर लिख लें कि आज की हद तक मरियम नवाज का नाम ईसीएल से नहीं निकाला जा रहा, और उनकी लंदन यात्रा या लंदन की उड़ान जो है वो इतनी आसान नहीं होगी जितनी आसानी के साथ उनके वालिद नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो गए, या उनके चचा शहबाज शरीफ जो है वो लंदन के लिए रवाना हो गए। तो मरियम नवाज के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, बल्कि इंतहाई कठिन रास्ता होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई है। नाज़रीन आप तक खबरें पहुंच चुकी होंगी, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक लीगल प्रोसीजर पूरा करने का हुक्म देते हुए मरियम नवाज की ये दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। नाज़रीन आपको मालूम है कि नैब जो ईसीएल में नाम डाला जाता है वो वजारत दाखिला की जानिब से डाला जाता है, और ईसीएल का जो लॉ है उसके मुताबिक अगर किसी शख्स का नाम ईसीएल में डाला जाता है तो हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ वो शख्स जिसका नाम ईसीएल में डाला जाता है वो रिव्यू कर सकता है, हुकूमत के पास दरख्वास्त दे सकता है कि मेरा नाम जो ईसीएल में डाला गया है वो मुझे सुने बगैर डाला गया है और उसका कोई जवाब नहीं बनता था। तो इस पर एक हुकूमत की वजारत दाखिला की एक कमेटी होती है जो इसके ऊपर फैसला करती है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला जो है वो सरबराह होते हैं। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो मरियम नवाज हैं वो पहले हुकूमत से रजू करें, वजारत दाखिला से रजू करें, उनका नाम ईसीएल में वफाकी काबीना ने डाला है, और जो रिव्यू कमेटी है वजारत दाखिला की उससे रजू किया जाए, और वो कमेटी 7 रोज के अंदर मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने के हवाले से फैसला करे। तो इस हवाले से क्या फैसला होना है, तो वो तो नाजरीन वो जो कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल, वो तो लिखा हुआ है, हुकूमत की गुजरा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं, और हम भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस में अपडेट कर चुके हैं कि हुकूमत जो मरियम नवाज का नाम है वो ईसीएल से नहीं निकालेगी, और इस हवाले से बड़े बाशगाफ अल्फाज में वफाकी गुजरा के स्टेटमेंट आ चुके हैं। लेकिन नाजरीन अब सवाल यह है कि होगा क्या, ये मामला आखिर कहां पर जाकर तय होगा, और हतमी फैसला फिर किसको करना पड़ेगा। नाजरीन जब ये 7 रोज के अंदर वजारत दाखिला जो है, जाहिर सी बात है वहां पर वफाकी वजीर दाखिला इजाज शाह मौजूद हैं, वहां पर कोई फैसला नहीं होता, तो इस सूरत में दोबारा मरियम नवाज के पास ये रेमेडी होगी, एक लीगल फोरम होगा कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू करें, और वही ऑर्डर जो वजारत दाखिला उनकी दरख्वास्त के ऊपर करेगी, जो रिव्यू करेगी उनकी दरख्वास्त के ऊपर, वही ऑर्डर लगाकर जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पर चैलेंज करें,
اور وہاں پر چیلنج کرنے کے بعد اگر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ مریم نواز کا پاسپورٹ ہم واپس دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا وفاقی حکومت کو یہ حکم دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وفاقی حکومت مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالے گی اب تک کے حالات کے مطابق جو اس وقت سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے، اور وفاقی حکومت جو لگ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے گی، وہاں پر اپیل دائر کرے گی اور کنٹیسٹ کرے گی مریم نواز کا نام اگر ای سی ایل سے نکالا جاتا ہے۔ اور نیب، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ دوبارہ سے آئے گا، آج کیونکہ یہ درخواست نپٹا دی گئی ہے، تو یہ بھی کہے گا کہ ہم ضمانت مریم نواز کی جو ہے وہ چیلنج کر چکے ہیں، اور جب تک سپریم کورٹ کا نواز شریف کی ضمانت کے مریم نواز کی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ نہیں آ جاتا نیب کی اپیل کے اوپر، تب تک ای سی ایل سے نام نکالنے کا فیصلہ نہ کیا جائے، اس معاملے کو پینڈنگ کر دیا جائے۔ بہرحال آج کی جو اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے آپ کو ناظرین آگاہ کر دیا ہے، اور مراد سعید صاحب نے آج بڑا زبردست قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ کل جو شریف خاندان کے جو لندن فلیٹس ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد وہ مشتعل ہو گیا جو وہاں پر پروٹیسٹرز تھے، اور اس پر آج خواجہ آصف جو کہ لندن سے واپس آئے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا، اور میں بڑا خراج تحسین اس لیے مراد سعید کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کی مذمت کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے جذبات بھی ہیں، لوگوں کے احساسات بھی ہیں، تو اس طرح کا معاملہ سوچ سمجھ کے نہیں، وہ جذبات کی رو میں بہہ کر ہو جاتا ہے، لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے حملے اگر سیاسی دشمنوں کے یا سیاسی جو رائیول ہیں ان کے اوپر کیے جائیں گے، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں جن کے گھروں پہ یہ اٹیک ہوں گے، ان کے جو سپورٹر ہوں گے وہ بدلے میں پھر انہی لوگوں کے جو رہنما ہوں گے، جو قائد ہوں گے، ان پر حملے کریں گے، تو اس سے کوئی پاکستان کا پرپس جو ہے وہ سرو نہیں ہوگا، بلکہ ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، اور مراد سعید نے بڑا سوچ سمجھ کر بڑا زبردست بیان دیا ہے، اور اس پر انہیں جو ہے وہ جتنی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔